मेरा नाम कुमुद है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं अपनी माँ की पहली संतान थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मेरे पिताजी बहुत ही शराबी थे, लेकिन वह भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। गांव में अधिकतर देखा जाता है कि लोगों को वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए होता है, चाहे फिर बेटी कितनी गुणी क्यों ना हो। मैं भी बहुत होशियार थी, पर फिर भी मेरे पिता को एक बेटे की चाहत थी। मैं अब 5 कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरी माँ फिर पेट से थी। मेरी माँ बहुत कमज़ोर थी और आए दिन पिताजी के शराब पीने की आदत की वजह से माँ और पिताजी में लड़ाई हो जाती थी। हमारे गांव के लोग अभी भी पुराने ज़माने में जी रहे थे। मेरी माँ को जब डिलीवरी का दर्द आया तो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय गांव की ही दाई माँ को ही घर में बुलाया गया, जो जचकी का काम करती थी। प्रसव पीड़ा के असहनीय दर्द और कमजोरी ने मेरी माँ और पेट में पल रहे बच्चे दोनों की जान ले ली। बचपन में ही मैं माँ के प्यार के साये से दूर हो गई। मेरे पिताजी और अधिक शराब पीने लगे। उन्हें पीलिया हो गया। डॉक्टर ने शराब पीने से सख्त मना किया, पर वह नहीं माने और कुछ ही महीनों में मेरे सर से पिता का भी साया उठ गया। मेरी बुआ, जिनकी शादी हो चुकी थी, वह मुझे अपने पास ले गई। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी बुआ के भी 3 बच्चे थे, पर मेरी बुआ का पति, जो मेरे फूफा जी थे, वह मुझसे चिढ़ते थे। मेरे पिता के कुछ जमीन और घर का छोटा सा हिस्सा था, जिसके लालच में मेरे फूफा मुझे मजबूरी में पाल रहे थे। एक दिन बुआ और फूफा में बहुत लड़ाई हुई कि कब तक मैं इसे पालता रहूंगा। तुम सब की भी तो जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, ऊपर से यह और बोझ है हम पर। फूफा बुआ से कह रहे थे, मुझे तुम्हारे भाई का जो जमीन और घर है उसे बेचने दो, तभी मैं इसे रखूंगा और इसकी पढ़ाई और शादी करवाऊंगा, वरना तुम बुआ और भतीजी घर से निकल जाओ। मेरी बुआ मजबूर थी। उसने घर और जमीन बेचने को सहमति दे दी। फूफा ने जमीन बेचकर अपने गांव में अपने नाम पर जमीन ले ली। 2-4 महीने फूफा जी का स्वभाव सही रहा, फिर मुझसे चिढ़ने लगे। इस तरह मुझे मेरी बुआ के घर पर 2 साल हो चुके थे। अब मैं 7 क्लास में पढ़ रही थी और मेरी उम्र 13 साल की थी। मेरी उम्र के साथ साथ मेरी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। मैं गोरी चिट्टी बेहद खूबसूरत थी। जो कोई भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता था। मेरी बुआ के बच्चे भी लगभग मेरी उम्र के थे। हम चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मिलजुल कर रहते थे। मेरे फूफा जी मजदूरी का काम करते थे। उनका जो सेठ था, उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। सेठ जी ने मेरे फूफा से कहा था कि अगर कोई लड़की शादी के लिए हो, तुम मुझे बताना, मैं दूसरी शादी करूँगा। मुझे मेरे वंश को बढ़ाना है और धीरे धीरे मेरी उम्र भी तो होती जा रही है। मैं 35 साल का हो गया हूँ। लड़की सुंदर हो, मैं उसके परिवार को 10 लाख रुपये दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही मेरे फूफा जी के दिमाग में लालच भर आया। तुरंत उसके दिमाग में मेरा ख्याल आया। उसने सेठ जी को तुरंत कह दिया, हाँ सेठ जी, एक लड़की है, अगर आप उससे शादी करना चाहे तो। मेरे साले की बेटी है जो हमारे ही घर में रहती है। आप चाहे तो उसे चलकर देख सकते हैं।
सेठ जी फूफा जी के साथ हमारे घर आ गए। हम चारों भाई बहन, मैं और मेरी बुआ के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मेरे फूफा ने हम सबको अंदर भेज दिया। थोड़ी देर बाद फूफा जी ने गिलास में पानी लेकर बाहर आने को कहा। मैं गिलास में पानी लेकर बाहर निकली। मैंने जैसे ही सेठ जी को पानी दिया, मेरे फूफा ने सेठ जी को इशारा करते हुए कहा, यही है वह लड़की सेठ जी। मुझे देखते ही सेठ जी पागल हो गया था। मेरे ऊपर उसकी गंदी निगाहें ठहर सी गई थी। वह मुझे हवस भरी निगाहों से देख रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तुरंत पानी देकर अंदर चली गई। सेठ जी ने तुरंत हाँ कह दी। यह भी नहीं सोचा कि मैं तो अभी बच्ची हूँ, बल्कि उसकी आंखों में तो एक अजीब सी लालच थी। सेठ जी के जाने के बाद फूफा जी ने बुआ को बताया। फूफा और बुआ में बहुत लड़ाई हुई। मेरी बुआ कह रही थी, उस अधेड़ के साथ मेरी छोटी सी बच्ची की शादी सोचते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। फूफा जी बुआ को समझाने लगे, वह इस शादी के बदले हमें 10 लाख रुपये देंगे और हमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और सेठ जी बहुत अमीर है, वहाँ कुमुद राज करेगी। बुआ ने कहा, तुम पैसे के लालच में अंधे हो गए हो। एक शादीशुदा आदमी के साथ क्या राज करेगी, और उसकी उम्र भी बहुत छोटी है। मैं यह नहीं होने दूंगी। फूफा अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हुए दहाड़ मारकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें इसकी शादी नहीं करनी तो तुम इसे लेकर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। समाज और दुनिया के डर से मेरी बुआ सहम गई और मजबूर होकर शादी के लिए हामी भर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बुआ और फूफा दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया था। हम सोच रहे थे कि बुआ और फूफा किसी के शादी के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच बुआ का प्यार मेरे लिए बढ़ गया था और मुझे देखकर उसके आंख से आंसू निकल आते, पर मेरे पूछने पर कुछ नहीं कहती। सप्ताह भर बाद अचानक एक दिन फूफा लाल रंग का जोड़ा ले आए। चलो अभी मंदिर जाना है। हम सब चुपचाप मंदिर चले गए। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। मंदिर जाने के बाद वहाँ सारी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। मुझे मेरी बुआ मंदिर के बगल में बने कमरे में ले गई और श्रृंगार का सारा सामान देते हुए बोली, कुमुद बेटी, यह सारा सामान पहनकर रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। उनके वह शब्द सुनकर मैं चौंक गई। शादी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने बुआ से बड़े ही सादगी भरे शब्दों में कहा, पर बुआ, मैं तो अभी छोटी हूँ और पढ़ रही हूँ। शादी तो बड़े होने के बाद होती है। मेरी बुआ ने कहा, हाँ बेटा, पर जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वह बहुत अमीर है। वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। बुआ की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपनों की दुनिया में जा रही हूँ, जहाँ हर ख्वाब पूरा होता है। पर मुझे शादी के बाद होता क्या है इसकी असलियत नहीं पता था। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई और बुआ से पूछने लगी, मेरा दूल्हा कैसा है? बुआ, वह भी मेरी तरह सुंदर है ना? बुआ के आंख से आंसू छलक पड़े। बुआ ने मुझे कुछ नहीं जवाब दिया। मुझे लेकर मंडप की ओर चल पड़ी, जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे वहाँ बैठा दिया गया। मेरे बगल में मेरा दूल्हा सेहरा बांधे बैठा था।
मंत्र उच्चारण और फेरे के बाद मेरी शादी संपन्न हो गई। मुझे कार में बिठाया गया। कार को देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह बड़े कार में बैठ रही थी। कार एक बड़े शहर के बड़े घर में जाकर रुकी। घर एकदम राजा का महल जैसा लग रहा था। मैं कार से नीचे उतरी और अपने दूल्हे के पीछे चल पड़ी। दरवाजे पर दूल्हे ने बेल बजाई और अपना सेहरा उतारा। मेरी नज़र एकाएक दूल्हे के चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा, यह तो वही सेठ जी है जो उस दिन फूफा जी के साथ आए थे। उसे देखकर डर के मारे मेरे चेहरे के रंग उड़ गए। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं मन ही मन बुआ और फूफा को कोसने लगी। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। वह मुझे कुटिल मुस्कान और अजीबोगरीब नजरों से देखने लगा, जिसे देखकर मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गई। मैं छोटी बच्ची थी, पर वह मुझे बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगा, जो मेरे रूह को कपा रही थी। मैं अपना हाथ उससे छुड़ाना चाह रही थी, पर उसने और जोर से मेरे हथेलियों को मरोड़ते हुए पकड़ लिया, जिससे मेरी कलाई की चूड़ियां मुझे ही चुभने लगी। मैं चिल्ला कर बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। उसने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, 10 लाख देकर तुम्हें खरीदा हूँ। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वह करूँगा। चुपचाप खामोश रहो। वह बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। सामने दरवाजा खुला तो एक 30 से 32 साल की बहुत बहुत सुंदर औरत खड़ी थी, जो दिखने में बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। वह हैरानी भरी नजरों से मुझे और उस आदमी को देखने लगी और बोली, यह क्या है संजय? और यह छोटी सी बच्ची कौन है? मुझे अभी पता चला कि उस आदमी का नाम संजय है। वह आदमी बोला, पीछे हट जाया, यह मेरी नई दुल्हन है। तूने तो आज तक मुझे एक बच्चा तक नहीं दिया, तो क्या मैं ऐसे ही बैठे रहता? उस आदमी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वह बदहवास सी पीछे हट गई। जैसे ही वह मुझे कमरे की ओर ले जा रहा था, वह चिल्लाते हुए बोली, संजय, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुमने अपनी बेटी के उम्र की लड़की से शादी की है? वह बोला, ज्यादा बकवास मत कर, बांझ औरत, तूने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। ज्यादा तुझे प्रॉब्लम है तो यहाँ से रफा दफा हो जा, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। यह सुनकर सामने कमरे से एक और औरत आई, जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी, जो सफेद साड़ी पहनी थी। वह मुझे और उस आदमी को देखकर चिल्लाने लगी, अरे भाई संजय, यह मैं क्या देख और सुन रही हूँ? तुझे जरा सा भी समाज, घर परिवार का डर नहीं? थोड़ी भी शर्म हया नहीं है? क्या तेरी आंख में इस बच्ची की छोटी सी उम्र दिखाई नहीं दे रही है? तूने तो बेशर्मी की हद कर दी। बस कर दीदी, मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैंने तो बस शादी की है, वह भी इस बांझ औरत के कारण। 10 साल से अधिक हो गए, पर इस बांझ औरत ने मुझे एक बच्चा तक नहीं दिया। मुझे भी तो अपने वंश को आगे बढ़ाना है, मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। उसकी दीदी बोली, बददिमाग कहीं का, तुझे बुढ़ापे का सहारा चाहिए था तो बच्चा गोद ले लेता, एक अनाथ का भला हो जाता। पर तूने तो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की है।
इतना बड़ा पाप किया है। अपनी उम्र देख और इस लड़की की उम्र देख। वह बोला, दीदी प्लीज, तुम दोनों मिलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। यह कहते हुए उसने अपनी दीदी को धक्का दिया। वह गिरते गिरते बची। उसकी पहली पत्नी और उसकी दीदी उसकी हरकत पर शर्मिंदा थी और रोए जा रही थी। वह आदमी मुझे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। मुझे कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरे तो हाथ पांव ठंडा पड़ रहे थे। उसने मुझे झकझोर कर बेड पर बिठा दिया और कहने लगा, उन दोनों औरतों ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मैं बेड पर डरे सहमे बैठी थी। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह मेरे एकदम करीब आकर कहने लगा, देख, उन दोनों ने मेरा पारा हाई कर दिया है, इसलिए तू मुझे ज्यादा नखरे मत दिखाना। मैं कुछ भी करूं, रोने चिल्लाने या मेरा हाथ रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझी तुम? वरना बहुत पछताओगी। मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया, पर मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वह मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथ से मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, इतनी कम उम्र में क्या सुंदरता पाई है तुमने। तुझे देखते ही मेरी जवानी जाग उठी। साली, इतनी खूबसूरती लाई कहाँ से है तू? उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरे चेहरे पर उसने उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। मैं डर के मारे कांप रही थी। वह कहने लगा, जी चाहता है अपनी सारी जवानी तुझ पर उतार दूं। यह कहते हुए उसने अपना होंठ मेरी होंठों पर रखना चाहा। मैंने फौरन उसके सीने में धक्का दिया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा नशा छाने लगा था। उसने मेरा दुपट्टा झटके से खोलकर पीछे फेंक दिया और अपना हाथ मेरे छाती की ओर बढ़ाने लगा। मेरा दिल यूं था कि मैं डर के मारे कहीं मर ही न जाऊं। मैं डरी सहमी बुरी तरह कांप रही थी। वह मुझे हवस भरी निगाहों से देख रहा था और कह रहा था, उफ, यह अदा, हाय कितनी सुंदर हो तुम तो मुझ पर कयामत ढहा रही हो जाने मन। तुमने तो मुझे अभी से पागल करना शुरू कर दिया है। यह कहकर वह मेरे ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह मेरा मुंह दबाते हुए बोला, चुप हो जाओ, वरना हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। तभी दरवाजा धड़ाम धड़ाम बजने लगा। उसने मुझे गुस्से से धक्का देते हुए छोड़ा और गुस्से से तमतमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, यह कहते हुए कि इन दोनों औरतों को सबक सिखा कर आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी जया ने उसे जोरदार एक थप्पड़ मारा और बोली, तुमने मेरे साथ जो किया वह किया, पर मैं इस मासूम बच्ची पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। चल हट पीछे कमीने, वरना मैं पुलिस को घर बुलाऊंगी और तुम्हें अंदर करा दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और उसी वक्त हाथ पीटते वहां से चला गया। जया दीदी अंदर आई, जो मेरी सौतन थी। अंदर मैं बेड पर डरी सहमी थर थर कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लाई।
मुझे अपनी पत्नी जया के साथ जाते देखकर संजय गुस्से से बोला, जया, यह तू ठीक नहीं कर रही है। पूरे 10 लाख रुपया देकर इसे लाया हूँ अपनी पत्नी बनाकर, और तू मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर रही है। यह ठीक नहीं कर रही तू। जया बोली, एक तो तूने दूसरी शादी करके गुनाह किया है, और दूसरी इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की है। अभी इसकी उम्र नहीं है कि तुझे झेल सके। जब तक यह 18 साल की नहीं हो जाती, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पास में संजय की दीदी भी खड़ी थी, वह भी बहुत गुस्से में थी। मैं जया दीदी के साथ उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी और कहने लगी, कमीने को शर्म नहीं आई इतनी बड़ी गलती करते हुए। मैं उसकी पत्नी हूँ, फिर भी शर्म आ रही है। और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? उन्हें भी जरा भी शर्म नहीं आई। पैसे के लालच में तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इस 35 साल के आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी, जो तुमसे 22 साल बड़ा है। मैं हिचकियों से सिसकियां लेते हुए कह रही थी, मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मेरी बुआ और फूफा ने यह किया है। मुझे क्या पता था कि यह सब क्या था जो उस आदमी ने मेरे साथ अभी करने की कोशिश की थी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे संजय नाम के उस आदमी से डर लगने लगा था। मैंने जया दीदी से कहा, दीदी, मुझे वह आदमी दोबारा तो कमरे में लेकर नहीं जाएगा? दीदी ने मेरे मन को प्यार से शांत करते हुए कहा, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने दूंगी। अब तू बिल्कुल भी मत डर। तू मेरी बेटी की तरह है, और मेरे रहते तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे रहते वह तुझे छू भी नहीं पाएगा। चल, अब रात बहुत हो चुकी, अब तू सो जा। मुझे पहली बार माँ के प्यार सा एहसास हुआ था। रोते रोते न जाने कब मेरी नींद पड़ी। अचानक मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बाहर संजय और जया दीदी की लड़ाई की आवाज आ रही थी। मैं उसकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। थोड़ी देर बाद जया दीदी कमरे के अंदर आई और बोली, डर मत, अब वह कभी तेरे पास नहीं आएगा। अब मेरा दिन इसी तरह डर के साये में गुजर रहा था। पता नहीं जया दीदी ने उसे क्या समझाया था कि वह अब मेरे करीब नहीं आता था, लेकिन जब भी वह घर में रहता, मैं डर के मारे दीदी जी के कमरे में चली जाती और दरवाजे की कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाती। जया दीदी मुझे माँ जैसा प्यार देती थी, और जो संजय की दीदी थी वह भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। एक दिन मैंने जया दीदी से बात करी, दीदी, मुझे आगे पढ़ना है। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने कहा, मैं कक्षा 7 तक पढ़ी हूँ। फिर जया दीदी ने मुझे घर में ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया और कक्षा 8 के परीक्षा के लिए प्राइवेट फॉर्म भर दिया। मैं खूब मन लगाकर पढ़ा करती थी। 8वीं के क्लास में मैं अव्वल आई। इसी तरह मैं 10वीं और 12वीं के भी एग्ज़ाम दिला लिए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और 5 साल बीत चुके थे। मैं अब कॉलेज जा चुकी थी। मेरी उम्र अब 18 वर्ष हो चुकी थी। दिन भर तो मेरा कॉलेज में बीत जाता था। शाम होते ही मैं घर आती और संजय के घर आने से पहले ही दीदी के कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, तो मेरे सभी टीचर मुझे बहुत पसंद करते थे।
पर एक टीचर ऐसे थे जो मेरे चेहरे को देखकर मेरी उदासी को पढ़ लेते थे। एक दिन उसने मुझे पास बुलाया और कहा, तुमने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया। पढ़ाई के टाइम पर तुम पढ़ाई करती हो, पर बाकी टाइम तुम कुछ सोच में डूबी रहती हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई रहती है। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। पर वह शायद मुझे पसंद करता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो जया दीदी अपने पेट पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। उस वक्त संजय भी घर में था। आनन फानन में हम चारों जया दीदी को लेकर अस्पताल पहुंचे। संजय गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर एक षड्यंत्र भरी मुस्कान थी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, 2 दिन एडमिट करना पड़ेगा। जया दीदी को लगा संजय की गंदी नजरों से कुमुद को बचाना होगा। उसने मुझे पास बुलाया और कहा, दीदी और संजय यहाँ हैं, तुम घर जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं वहां से नहीं जाना चाहती थी, पर संजय का डर मेरे अंदर इतना भर चुका था कि उसकी मौजूदगी से ही मैं कांप उठती थी। मैं डर के मारे दीदी का कहना मानकर घर चली गई और दरवाजे का कुंडी अंदर से बंद कर ली। घर जाकर मैंने खाना खाया और रूम में जाकर पढ़ने लगी। वहां अस्पताल में दीदी को इंजेक्शन और दवाइयों की वजह से गहरी नींद आ गई और संजय की दीदी की भी आंख लग गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए संजय घर आ गया। उसने बेल बजाई। मैं पढ़ाई के धुन में थी। एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि संजय अकेले आ सकता है। मैंने सोचा दीदी को छुट्टी मिल गई होगी और सभी घर आ गए होंगे। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की कुंडी खुलते ही दरवाजा धड़ाम से खुला और संजय अंदर आ गया और अंदर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसे देखकर मैं थरथर कांपने लगी। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मैं इधर उधर भागने लगी, पर वह सख्ती से आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, देखता हूँ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। पूरे 10 लाख रुपए देकर तुमसे शादी की थी। मेरी पत्नी और मेरी दीदी की वजह से आज तक तुम मुझसे बचती रही हो। मैंने ही उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे वह बीमार पड़ जाए, ताकि तुझसे मैं अपना 10 लाख वसूल सकूं। वह मेरी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ा था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी, छोड़ दो मुझे, तुमसे बहुत डर लगता है। वह कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी। तुमने मुझे बहुत तड़पा लिया और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, समझी? मेरी उस बांझ पत्नी ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। यह कहते हुए उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए और मेरे मुंह पर भी पट्टी बांध दी और कहने लगा, अब देखता हूँ तुम कैसे चिल्लाती हो और कैसे भागती हो। वह भूखे शेर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मैं दर्द से तड़प रही थी, पर उस जालिम इंसान को मुझ पर थोड़ी भी दया न आई। उस पर हवस का भूत सवार था। उस जल्लाद के पास दिल ही नहीं था जो मेरे दर्द को महसूस कर सकता। मैं उसके सामने बहुत बेबस और लाचार पड़ी थी और उसकी दरिंदगी की शिकार हो चुकी थी।
अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने मेरे हाथ को छोड़ दिए और मुंह में बंधा पट्टी भी हटा दिया। मैं दर्द से कराह रही थी और चीख चीख कर रोए जा रही थी। मेरे शरीर से खून बह रहा था। मैं बदहवास सा बेड में पड़ी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि अब तब मेरी जान निकल जाएगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। रात भर मैं दर्द से कराहते बेड पर ऐसे ही पड़ी रही। सुबह करीब 8 बजे दोनों दीदी घर आईं। दरवाजा खुला देखा और संजय को घर पर देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। जया दीदी मुझे आवाज देते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। मैं उसे उसके कमरे में नहीं मिली तो वह संजय के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरे में आई और मेरी हालत जब उसने देखी तो जोर से चीख पड़ी और माथा पीट कर रो पड़ी। तुरंत मुझे अस्पताल लेकर गई। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और सीधे पुलिस थाना पहुंच गई। अपने ही पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया और शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। संजय के ऊपर कई धाराएं लगी और उसे फांसी की सजा हुई। मैं अब शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, पर मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी। अभी भी मेरे दिल और दिमाग के कोने में डर बैठा ही रहता था। मर्द जात से मुझे नफरत हो गई थी। दोनों दीदियों ने धीरे धीरे मेरे डर को खत्म करने की पूरी कोशिश की और बहुत हद तक मेरा डर खत्म भी हुआ। मेरे कॉलेज का जो प्रोफेसर था उसे सब पता चला। वह मुझसे मिलने आया। वह मुझसे पहले से ही बहुत प्यार करता था। उन्होंने जया दीदी से बात की और मुझसे शादी करने की बात कही। दीदी उनसे मेरी शादी करवाना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरा घर बस जाए और मैं हमेशा खुश रहूं। पर अब मुझे शादी नाम से ही नफरत और चिढ़ हो चुकी थी। मैंने साफ मना कर दिया। जया दीदी ने मेरे पढ़ाई पर जोर दिया। मैं भी खूब मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ाई की। आज मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर जॉब पर हूँ। अब मैं और दोनों दीदी हम तीनों आज बिना डर के आज़ादी से जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं। हम अपने फैसले खुद करते हैं। हमने अनाथ आश्रम से 2 बेटियों को गोद भी लिया और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा रहे हैं। हमारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।